नमस्कार बच्चों। आज हम आपको नागरिक शास्त्र का पहला पाठ सत्ता की साझेदारी इसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पाठ का मतलब क्या है, टाइटल का मतलब क्या है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता जानते ही हो। सत्ता का मतलब होता है शासन, साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। तो सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप जानते हो प्राचीन काल में अधिकतर देश जो थे वो दो प्रकार के देश वाले होते हैं मेन रूप से। सबसे पहला है राजतांत्रिक देश, राजतंत्रीय शासन प्रणाली, और दूसरी प्रकार की प्रणाली होती है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। तो राजतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या होता है, इसमें सत्ता का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति के हाथ में रहता है। ये निरंकुशवाद रहता है, निरंकुश शासन प्रणाली होती है। इसमें शासन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, एक ही व्यक्ति के हाथ में समस्त सत्ता रहती है। सत्ता का केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति रहता है। लेकिन लोकतंत्र शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में शासन की समस्त शक्तियां अलग अलग क्षेत्रों में बटी होती है। इसमें लोकतंत्र में जैसा आप जानते हैं, लोकतंत्र जनता का शासन होता है। इसमें शासन की समस्त शक्तियां अलग अलग क्षेत्रों में बटी होती हैं और जनता के हाथ में समस्त शक्तियां होती हैं। जनता है जिसको चाहती है उसी को राजा बनाती है, जिसको चाहती है उसको जो है पद से हटा देती है। तो हम आज इसमें लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में यूरोप में बहुत सारे देश जो थे वह आधुनिक देशों की तरह नहीं थे। जैसे आधुनिक जो शासन प्रणाली है, जैसे इस समय यूरोप में इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस जैसे देश हैं जो इस समय आज जिस स्वरूप में है वह पहले ऐसे नहीं थे। पहले वहां पर राजतंत्रीय शासन प्रणाली या निरंकुश शासन प्रणाली जो थी वो चल रही थी। लेकिन आज के जमाने में वहां पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित हो गई है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, यहाँ से मेन चीज आधुनिक समय में जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सत्ता का बंटवारा होता है। अगर सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो वहां पर ये लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं होगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा, अधिनायक तंत्र या निरंकुश तंत्र हो जाएगा। तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सत्ता का बंटवारा अलग अलग क्षेत्रों में होता है। मुख्य रूप से जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन का बंटवारा जो है वो तीन प्रकार की संस्थाओं में मुख्य रूप से होता है। सबसे पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तो आपको इसके बारे में बता दिया गया है। व्यवस्थापिका, इसको विधायिका भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। व्यवस्थापिका में जो लोग शामिल होते हैं या विधायिका में वह लोग शामिल होते हैं जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। इनका मेन काम
का क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण व संशोधन। इन नए कानूनों का निर्माण करते हैं और जो पुराने कानून होते हैं जो हमारे लिए अब सही नहीं हो रहे हैं, सही नहीं रह गए हैं, उनमें संशोधन करना। जैसे कुछ कानून होते हैं जो पहले तो सही थे लेकिन आज के ज़माने में सही नहीं हो पा रहे हैं, उनमें संशोधन करना है। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है? ये कानूनों का जो निर्माण करती है विधायिका, उन कानूनों को लागू करना, कानूनों व नियमों को लागू करना। और शासन से संबंधित समस्त कार्य कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका में कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें कार्यपालिका में मंत्रिमंडल शामिल होता है। सरकार का मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल शामिल होता है। मंत्रिमंडल में जो होते हैं वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री आते हैं। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह संवैधानिक रूप से इसका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। और तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में इसमें न्यायालय आते हैं। न्यायालय का काम क्या होता है? कानूनों को या नियमों को तोड़ने वालों को दंडित करना। तो ये 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें जो हमारे सत्ता का जो है बंटवारा किया गया है और तीनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। तीनों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। इसलिए शासन की शक्तियां जो हैं तीनों में बराबर रहें और कोई भी एक संस्था जो है निरंकुश नहीं होना पाए। ये संस्था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है और न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण बनाए रखती है, जिससे एक दूसरी संस्था जो है अपने सीमाओं का उल्लंघन ना करने पाए। ठीक है ना? अब इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आपके पाठ में कुछ उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में बात करेंगे। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में हमारे जो हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा है और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग आदि देशों को जो है जोड़ती हैं, आदि देशों से जुड़ती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। आबादी जो है करीब 1 करोड़ है। इस छोटी देश की जातीय बनावट जो है बड़ी जटिल है। बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं यहाँ पर। जातीय बनावट जो है अलग रहती है और कुल आबादी का जो है 59% हिस्सा 59% हिस्सा जो है एक इलाका है इसका फ्लेमिश। 59% जो है जनसंख्या वह फ्लेमिश इलाका में रहता है और डच बोलता है। एक भाषा है डच भाषा। 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषी है। चालीस फीसदी लोग जो है वो एक इलाका इसका है बोलोनिया, वेलोनिया।
39% हिस्सा जो है बेलोनियन क्षेत्र में आता है और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और 1% जो है वह जर्मन बोलते हैं, ठीक है ना। 1% जो जनसंख्या है उसकी जो जर्मन बोलती है, 59% जो है फ्लेमिश इलाके में आते हैं डच बोलते हैं, 40% जो है बेलोनिया इलाके में आते हैं फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं। और इसकी राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है। इसकी राजधानी का नाम जो है ब्रुसेल्स है। इसमें 80% जनसंख्या ब्रुसेल्स में वो फ्रेंच बोलती है और 80% फ्रेंच बोलती है और 20% जनता जो है वो डच भाषी है। तो यहाँ पर भाषाई बनावट अलग अलग है। तो यहाँ पर मेन समस्या क्या है, अब हम समस्या के ऊपर आते हैं। तो मेन समस्या क्या है, यहाँ पर डच भाषी लोग ज्यादा हैं, 59% जो जनसंख्या है वो डच बोलती है, 40% जो है वो फ्रेंच बोलती है। डच जो है वो संख्या में ज्यादा है, लेकिन वह जो है गरीब है और पिछड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वह अपेक्षाकृत अधिक धनवान और समृद्ध भी हैं, और उसके बाद पढ़े लिखे भी हैं। वह आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति कर चुके हैं, जबकि जो डच भाषी लोग हैं वह समाज में पिछड़े हुए हैं। इसी कारण से जो है डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों में जो है वो तनाव बढ़ता गया। तनाव किस लिए बढ़ा, क्योंकि ये फ्रेंच लोग जो है वो अधिक प्रगति कर चुके थे, जबकि डच लोग जो है वो प्रगति में काफी पीछे हुए थे। तो डच भाषी लोगों को लगता था कि हमारे हिस्से का जो संपूर्ण चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ या अन्य सुविधाएं हुआ, उसको जो है फ्रेंच भाषा के लोग ले रहे हैं। इसलिए दोनों में तनाव जो है बढ़ता गया। 1950 और 60 के दशक में, 1950 और 1960 के दशक में दोनों में जो है विरोध बढ़ता गया। इन समुदायों के बीच टकराव का तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। इसकी जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसमें टकराव का सीधा रूप दिखा। तो विशेष समस्या यह थी कि डच भाषा बोलने वाले लोग एक संख्या में ज्यादा थे, लेकिन वह आर्थिक और सामाजिक रूप से फ्रेंच भाषी लोगों से काफी कमजोर थे। तो यहाँ पर इस समस्या का समाधान कैसे हुआ, तो यहाँ पर यहाँ के लोगों ने एक फार्मूला निकाला सत्ता में साझेदारी करके। समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष की जगह मिल बैठकर सुलझाने का फैसला किया, और यहाँ पर एक फार्मूला है सत्ता में साझेदारी करके। उन्होंने क्षेत्रीय यंत्रों और सांस्कृतिक विविधता का स्वीकार किया। 1970 और 93 के बीच उन्होंने संविधान में 1970 से 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए। उन्होंने 4 संविधान संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि अपने देश में रहने वाले किसी भी लोग को बेगानेपन का एहसास ना हो, या किसी की भावना जो है आहत ना हो। ऐसा ना लगे कि हम इस देश के वासी नहीं हैं, बल्कि दूसरे देश में रहने वाले लोग हैं।
इसलिए वहां पर 4 संविधान संशोधन किए गए। तो उनके यहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। वहां पर यह बात स्वीकार की गई, इस बात की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई और संविधान में लिखा गया कि जो केंद्रीय सत्ता है, दो प्रकार की सत्ता होती है, केंद्रीय सत्ता और राज्य की सत्ता। केंद्र जानते हो जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार जो हमारी राज्य की सत्ता है राज्य सरकार है। वहां पर केंद्रीय सत्ता में मंत्रियों की संख्या डच और फ्रेंच बोलने वाले दोनों लोगों के मंत्रियों की संख्या जो है वो बराबर रहेगी। इतने मंत्री डच बोलने वाले रहेंगे, उतने मंत्री जो है वह फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी रहेंगे। तो मंत्रियों की संख्या यहाँ पर बराबर कर दी गई। और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जबकि दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। और कोई भी संविधान संशोधन तभी हो सकता है, संशोधन या कानून तभी बन सकता है जब डच और फ्रेंच दोनों भाषा के बोलने वाले मंत्री बराबर की संख्या में उससे सहमत होंगे तभी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि डच बोलने वाले अगर सहमत हो, फ्रेंच बोलने वाले सहमत नहीं हो तो संविधान में संशोधन हो जाएगा या नए नियम कानून बन जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। जब वहां पर दोनों भाषा के बोलने वाले मंत्री जो है सहमत होंगे तभी वहां पर संविधान में संशोधन हो पाएगा। यह व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके बाद यहाँ पर कुछ राज्य सरकारें भी बनाई गई, स्वतंत्र राज्य सरकारें, राज्य सरकारों का गठन किया गया। जो स्वतंत्र थी केंद्र सरकार के अधीन। हमारे यहाँ भी स्वतंत्र प्रकार से राज्य सरकारों का गठन किया जाता है। हमारे यहाँ जैसे हमने पढ़ाया था 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में बताया था आपको, तीनों सूचियां अलग हैं। संघ की सूची में जो कानून है, जो नियम है, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र को है। राज्य सूची में जो सारे नियम हैं, जो सारी व्यवस्थाएं आती हैं उसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची में राज्य को है और उसके बाद समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्वतंत्र राज्य सरकारों का जो है गठन किया गया जो केंद्र सरकार के अधीन में नहीं थी। अब यहाँ पर केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे प्रकार की सरकार का भी गठन किया गया, यानी सामुदायिक सरकार। एक सरकार और बनाई गई, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। सामुदायिक सरकार, समुदाय का मतलब होता है एक ही समुदाय के लोग, चाहे डच भाषा के समुदाय हो, डच भाषी लोग हों या फ्रेंच भाषी लोग हों या जर्मन बोलने वाले लोग हों, एक समुदाय की सरकार। तो समुदाय सरकार में जो होता है तो इसमें क्या किया गया कि इसका चुनाव, सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा के बोलने वाले करते थे। डच भाषा की सामुदायिक सरकार का चुनाव जो है डच भाषा बोलने वाले ही कर देंगे। फ्रेंच भाषी लोगों की सामुदायिक सरकार का गठन जो है फ्रेंच भाषी लोग ही करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई। इससे क्या हुआ, दोनों वर्गों के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिला और समस्या वहां पर पूरी तरीके से हल हो गई। और यह मॉडल जो है पूरे विश्व में अत्यंत जो है वो लोकप्रिय हुआ और लोगों ने उसको पसंद किया। तो वहां पर जो भी विवाद था उसका निपटारा आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। इसके बाद हम आगे चलेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे।
श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका आपने देखा होगा अपने मैप में, एक द्वीपीय देश है। तो यहाँ पर 1948 में श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पर मेन चीज से दो प्रकार के समुदाय श्रीलंका में भी हैं। एक वो जो बहुसंख्यक समुदाय है यहाँ पर वो सिंहली है, और दूसरे जो है दो समुदाय मेन रूप से हैं, सिंहली और तमिल। अपलोड कर दिए हैं।